हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में। लैंड ट्रांसपोर्ट जिसमें रेल ट्रांसपोर्ट भी आता है एज वेल एज रोड ट्रांसपोर्ट भी आता है। तो दोनों ट्रांसपोर्ट को हम डिस्कस करेंगे, बड़े आराम से डिस्कस करेंगे, सिंपल तरीके से डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक है आपका क्लास 12 की ज्योग्राफी बुक आपकी है, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वाला जो चैप्टर है उसमें दे रखा है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था और आज ये वाला वीडियो जो है आपका लैंड ट्रांसपोर्ट को कंप्लीटली खत्म कर देगा। बहुत आसान तरीके से हम देखेंगे और मैं ये भी बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन सा डेटा आपको याद रखना है, कौन सा डेटा आपको याद नहीं रखना है। पिछले वीडियो में आपको बताया था जो हमारा ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट में मेनली आपके तीन ट्रांसपोर्ट होते हैं। एक तो होता है लैंड ट्रांसपोर्ट, दूसरा होता है वाटर ट्रांसपोर्ट और तीसरा होता है एयर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये मेन है जो कन्वेंशनली हम मतलब मानते हैं। तो लैंड ट्रांसपोर्ट जो है इसमें आपका रोड भी आ जाएगा और इसमें आपका रेल ट्रांसपोर्ट भी आ जाएगा। ठीक है, तो पहले तो आपको पता है सबसे पुराना सिस्टम तो ये है रोड वाला ही है। रेल वाला सिस्टम तो खासकर अगर अपने भारत देश की बात करें तो जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे, ब्रिटिशर्स जब इंडिया में रूल कर रहे थे तो उस समय पर ये डेवलप हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे लैंड ट्रांसपोर्ट का। पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे क्या दे रखा है, एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा, कहीं से भी कोई भी चीज छूटेगी नहीं, चिंता मत करना। ठीक है, तो इन इंडिया लैंड ट्रांसपोर्ट इज डेवलप्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स व्हेन पाथवेज एंड अनमेटल रोड्स यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पीपल एंड गुड्स। तो कह रहे हैं कि इंडिया में जो लैंड ट्रांसपोर्ट का इतिहास है ये बहुत पुराना है। एंशिएंट टाइम से हम यूज करते आ रहे हैं। पहले के टाइम पे पाथवे इस्तेमाल करते थे। पाथवे मतलब पगडंडी टाइप के रास्ते हुआ करते थे, छोटे छोटे रास्ते हुआ करते थे। अनमेटल्ड रोड, अनमेटल्ड रोड का मतलब होता है ऐसे कच्चे रोडों को हम क्या बोलते हैं, अनमेटल्ड। गाँव में आपने देखा होगा जो कच्चे कच्चे रोड होते हैं। अब आपको कमेंट करके बताना है आपके यहाँ पर कच्चे रोड्स को क्या बोलते हैं। ठीक है, उनके अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम बोलते हैं। कहीं पे पगडंडी बोलते हैं, कहीं डगरा बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं। ठीक है, तो कच्चे कच्चे जो रोड होते हैं ये और जो छोटे छोटे रास्ते होते हैं इनका यूज किया जाता था एंशिएंट टाइम में लोगों को और सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। मतलब एंशिएंट टाइम में जो रोड होते थे कच्चे रोड होते थे। ठीक है, जो बरसात के मौसम में कैसे हो जाते हैं, ट्रैवल करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, गिरने की संभावना रहती है। आई एम श्योर आप में से भी कई लोग उसमें जरूर गिरे होंगे, है ना। फिसलन पट्टी की तरह काम करते हैं, फिसल जाते हैं ना, बाइक गिर जाती है, साइकिल गिर जाती है आज की डेट में। खैर, with the economic and technological development there are now metal roads and railways form movement of large volume of goods एंड पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो जैसे जैसे समय बदला, जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी बदली, जैसे जैसे हमारे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आए तो हमने फिर रोड, पक्के रोड बनाना स्टार्ट कर दिया। मेटल रोड्स का मतलब होता है पक्के रोड। रेलवे का भी डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर दिया और अब हम बहुत बड़ी क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लोगों को और सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। आज की डेट में आपको ये भी ध्यान रखना है, रोड और रेलवे के अलावा कुछ नए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी हमने डेवलप कर लिए, जैसे रोपवेज, केबल वेज और पाइपलाइंस। ये भी हमने मतलब डेवलप कर लिए। स्पेसिफिक गुड्स अंडर सर्कमस्टांस, स्पेशल सर्कमस्टांसेस, मतलब स्पेशल कंडीशन में। जैसे पहाड़ी एरिया है, यहाँ एक हिल है और एक हिल यहाँ है, तो एक हिल से दूसरी हिल पर जाना है तो बीच में कुछ जुगाड़ नहीं है, तो ऐसे रोप बना दो और फिर उसमें आप बैठ के चले जाओ। जैसे ये जा रहे हैं भाई साहब, है ना, तो ये नया मतलब सिस्टम है। स्पेशल कंडीशन में स्पेशल गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रोपवेज, केबल वेज और पाइपलाइंस का भी डेवलपमेंट कर दिया है। नाउ वी विल बिगिन द स्टोरी ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, स्पेशली इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से तो हमने इसको फिनिश कर लिया। ठीक है, तो रोड ट्रांसपोर्ट इंडिया की बात करें तो इंडिया है सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। दुनिया में इंडिया का जो रोड नेटवर्क है वो सेकंड लार्जेस्ट है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। इंडिया की रैंक पूछी जा सकती है कौन से नंबर पर आता है। पहले नंबर पर डेफिनेटली यूएसए आता है, यूएसए का नंबर फर्स्ट वन है। अब आप पूछोगे सब चाइना कहाँ पर है, तो चाइना तीसरे नंबर पर आता है। तो पहले पे कौन है, यूएसए, दूसरे पे कौन है, अपना प्यारा भारत, और तीसरे पे कौन है, रोड के मामले में चाइना आता है। दैट्स वंडरफुल कि हम दूसरे पे हैं, चाइना तीसरे पे, और हम तो उम्मीद करते हैं कि यार हम तो पहले पे बने, हर चीज़ में नंबर वन बने, राइट। तो इंडिया का अगर देखें नेटवर्क कि सबसे ज़्यादा नेटवर्क कहाँ का है, तो आपको पता है यूएसए का। और हम कौन से नंबर पर आते हैं, सेकेंड नंबर पर आते हैं। हमारे यहाँ पे 2020-21 के हिसाब से टोटल जो रोड की लेंथ है वो है लगभग अबाउट 62.16 लाख किलोमीटर, मतलब 62 लाख किलोमीटर के समथिंग हमारा रोड का नेटवर्क है। ठीक है, अगली बात हम करें तो लगभग 85% पैसेंजर्स और 70% फ्राइट ट्रैफिक जो है ये रोड से ही जाता है हर साल। ध्यान रखना, एवरी ईयर हमारे इंडिया में जितने भी पैसेंजर जा रहे हैं तो उसका 85% लोग कहाँ से ट्रैवल करते हैं, रोड से ट्रैवल करते हैं। 70% जो माल जा रहा है, फ्राइट ट्रैफिक मतलब माल जो जाता है वो भी कहाँ से जा रहा है, रोड से जाता है। और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए तो रोड सबसे ज़्यादा बेस्ट होते हैं। बाकी अगर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करें तो अगर नज़दीक जाना है, अब यार एक घर से दूसरे घर में जाना है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, या मान
मान लो एक सिटी से दूसरे सिटी में जाना है ना, एक टाउन से दूसरे टाउन में जाना है, एक गांव से दूसरे गांव में जाना है, तो कम कम डिस्टेंस के लिए ना रोड बहुत ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन होता है ना। ये जो है आपकी डोर टू डोर फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं कौन, रोड्स। अच्छा, अब बात करते हैं यार इनका डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार में प्रयास कब किए गए थे ना, कब से हम मतलब इंडिया में रोड डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो पहली बार रोड्स को कंडीशन इंप्रूव करने के लिए, रोड्स को मॉडर्नाइज करने के लिए पहली बार जो प्रयास किया गया था ना, वो किया गया था अंग्रेजों के टाइम पर 1943 में नागपुर प्लान आया था। कौन सा प्लान आया था, नागपुर प्लान। तो फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट टू इंप्रूव एंड मॉडर्नाइज रोड नेटवर्क वाज मेड इन 1943 विद नागपुर प्लान। मगर उस समय जो प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे और ब्रिटिश इंडिया थी, उनके बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ, बात नहीं बनी, तो ये प्लान इंप्लीमेंट नहीं हुआ और ये प्लान फेल हो जाता है। कौन सा प्लान, नागपुर प्लान। ठीक है, आप सबको पता है आज़ादी के टाइम पे जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो कितने प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, 565 प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे। ठीक है, तो इन प्रिंसली स्टेट्स और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में बात नहीं बनती है, तो ये प्लान इंप्लीमेंट नहीं होता है। दूसरा, आज़ादी के बाद 1961 में, आज़ादी के बाद 1961 में एक प्लान आया था 20 ईयर रोड प्लान, ताकि रोड्स की कंडीशंस को इम्प्रूव किया जा सके। देखो ये होता है गांव का रोड है ना, ऐसे ऐसे रोड होते हैं, ये कच्चा रोड है एकदम है ना, इसको हम कह सकते हैं अनमेटल्ड रोड। कैसा कह सकते हैं, अनमेटल्ड, अनमेटल्ड, ऐसे रोड्स को हम बोलते हैं अनमेटल्ड रोड। जो शहरों वाले रोड होते हैं उनको कैसे रोड बोलते हैं, मेटल, जो कंक्रीट के बने होते हैं, राइट। तो आज़ादी के बाद 1961 में 20 ईयर रोड प्लान आया था, उसका पर्पज़ था कि जो रोड है उनकी कंडीशन को इम्प्रूव किया जाए। ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा जो रोड है ना यार, वो अर्बन एरिया में ज़्यादा होते हैं। अब सिंपल सी बात है, अर्बन एरिया में इंडस्ट्रीज होती हैं, अर्बन एरिया में डेवलपमेंट ज़्यादा होता है, अर्बन एरिया में मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, तो वहाँ पे जो है मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा थ्रू आउट द वर्ल्ड जो अर्बन एरियाज होते हैं, जो शहरी एरिया होते हैं, वहाँ पे रोड ज़्यादा कंसंट्रेटेड होते हैं शहर में और शहर के आसपास, है ना। गांव और जो रिमोट एरियाज हैं, रूरल और रिमोट एरिया, यहाँ पर कनेक्टिविटी रोड की कम रहती है, क्योंकि यहाँ पे आवागमन कम होता है, इसलिए कनेक्टिविटी भी क्या रहती है, कम रहती है ना। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स, कितने टाइप्स के रोड होते हैं, है ना। रोड्स का क्लासिफिकेशन हमें आना चाहिए डेफिनेटली। तो क्लासिफिकेशन की बात करें तो रोड हमारे जनरली 5 टाइप्स के रोड होते हैं जिनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। नंबर 1 नेशनल हाईवेज, नंबर 2 स्टेट हाईवेज, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, रूरल रोड्स और अदर रोड्स। अदर रोड्स में आपका बॉर्डर रोड्स और इंटरनेशनल हाईवेज आ जाएंगे। एक एक करके इनकी चर्चा स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 नेशनल हाईवेज, राष्ट्रीय राजमार्ग, है ना। अब देखो एक एक चीज़ ध्यान रखना है। नेशनल हाईवेज में पहली चीज़ क्या ध्यान रखनी है, ऐसे हाईवेज जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट कंस्ट्रक्ट करती है और मेंटेन करती है, उनको हम बोलते हैं नेशनल हाईवेज। मतलब इनको बनाने की जिम्मेदारी और इनको मेंटेनेंस की जिम्मेदारी किसकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, उसको हम बोलते हैं नेशनल हाईवेज। ठीक है, इनका पर्पज क्या होता है, इनका पर्पज होता है इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना है, दूसरे स्टेट से तीसरे स्टेट में जाना है, चौथे स्टेट में जाना है, तो अलग अलग स्टेट्स के बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन है वो किसके माध्यम से होता है, नेशनल हाईवेज। साथ के साथ में मूवमेंट ऑफ डिफेंस पर्सनल, पर्सनल का मतलब होता है व्यक्ति, है डिफेंस के जो व्यक्ति होते हैं, हमारी आर्मी, ये आर्मी का आपको पता है मूवमेंट होता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह ये मूव करते रहते हैं, तो डिफेंस पर्सनल को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। एंड मेटेरियल इन स्ट्रेटेजिक एरियाज, जो आपके बॉर्डर एरियाज होते हैं ना, जहाँ पे मतलब युद्ध की संभावना है, ऐसे एरियाज में अगर मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना है तो वहाँ पर भी नेशनल हाईवेज का एक क्रिटिकल रोल होता है। ठीक है, अब ये डेटा सिर्फ नॉलेज के लिए, आपको मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है लर्न करना, बट ठीक है जस्ट एक आइडिया तो लगे आपको यार नेशनल हाईवेज कितने हैं। तो देखो 1951 में हमारे यहाँ पर नेशनल हाईवेज का मतलब वो थी लेंथ 19,700, जो 2020 में बढ़ के हो जाती है 1,36,440 किलोमीटर। सोचो कहाँ, मतलब अप्रॉक्स हम देखें 1951 में लगभग 20,000 किलोमीटर रोड थे, जो बढ़ के कितने हो गए 1,36,000 के समथिंग मतलब हो गए। बहुत ज़बरदस्त हमने मतलब प्रोग्रेस करी है। ये जो हाईवेज हैं स्टेट कैपिटल को कनेक्ट करते हैं, मेजर सिटीज़ को कनेक्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स को कनेक्ट करते हैं और रेलवे जंक्शंस को भी कनेक्ट करते हैं। और लास्ट पॉइंट नेशनल हाईवेज के बारे में, इंडिया में जितना भी ट्रैफिक जा रहा है, ट्रैफिक मतलब जितने भी व्हीकल्स जा रहे हैं अलग अलग सामान लेकर, उसका 40% 40% ट्रैफिक जो है नेशनल हाईवे हैंडल करते हैं। और इनकी अगर लेंथ देखें टोटल का, तो मात्र कितनी परसेंट है, 2% टोटल लेंथ है। ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यार। रोड कितने टोटल रोड्स का, मान ली 2% मतलब इसकी लेंथ है, जबकि ट्रैफिक कितना हैंडल कर रहे हैं, 40% ट्रैफिक हैंडल कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है भाई साहब, इतना मतलब ट्रैफिक ज़्यादा लेंथ कम, तो इनकी और ज़्यादा हमें लेंथ बढ़ाने की ज़रूरत है।
अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा कि यार इन जो बड़े बड़े नेशनल हाईवेज इनको बनाता कौन होगा, है ना। तो नेशनल हाईवेज को बनाने के लिए सरकार ने एक एजेंसी बना रखी है जिसका नाम है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जब भी आप ट्रैवल करते होंगे तो ऐसे टोल टैक्स आते हो, टोल टैक्स पे ऐसे लिखा भी रहता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना, ऐसे करके लिखा रहता है। तो नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये 1995 में आई थी। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, 1995 में ही WTO बना था। 1995 में नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ये भी ऑपरेशनलाइज हो जाती है, मतलब चालू हो जाती है। आज की डेट में ये मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट के अंदर में आती है, जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट के अंदर में आती है। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट का नाम बदल गया है, अब मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे हो गया है। अब ये जो है बॉडी NHAI, क्या काम है इसका? इसका काम है नंबर 1 रोड का डेवलपमेंट करना, मेंटेनेंस करना और उसका ऑपरेशन करना। ऑपरेशन का मतलब यहाँ पे चीर फाड़ नहीं है, डेवलपमेंट मतलब बनाना, खराब हो जाए तो उसको मेंटेन करना। ऑपरेशन मतलब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यही मतलब जो है टैक्स वैक्स कलेक्ट करते रहते हैं और मतलब अपना खर्चा पानी निकालते हैं और सरकार का रेवेन्यू भी जनरेट करते हैं सरकार के लिए। ये जो बॉडी है NHAI ये अपेक्स बॉडी है और नेशनल हाईवेज की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए लगातार काम करती रहती है। नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भारत में नेशनल हाईवे से संबंधित कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। पहला है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। कई बार आपने इसके बारे में सुना होगा, नाम से ही पता चल रहा है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड जो वर्ड है उसका मतलब होता है 4। क्वाड्रिलेटरल आपने पढ़ा होगा, चतुर्भुज जिसको हम बोलते हैं, जिसकी 4 साइड्स होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल भारत के 4 इंपॉर्टेंट सिटीज़ को कनेक्ट करता है। नंबर 1 दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। इनको कनेक्ट करके आप देखो एक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है 4 बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ को कनेक्ट करता है। बोलो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को कनेक्ट करता है। इसकी टोटल लेंथ 5846 किलोमीटर है और ये 4 to 6 लेन हाई डेंसिटी ट्रैफिक कॉरिडोर है। कहीं पर ये 4 लेन है और कहीं पर 6 लेन है। मैं दिखाऊंगा 4 लेन और 6 लेन कैसा होता है ना। In construction, its construction will help in reducing time, distance and cost of the movement among the mega cities considerably. इसके बनने से आप देखो क्या फ़ायदा होगा, टाइम की बचत होगी, समय की बचत होगी और डेफिनेटली जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसकी भी बचत होगी। देखो अब मैं बता दूं, ये है 4 लेन। ये जो रोड है आपका ये कैसा है? 4 लेन। बार बार आता है 4 लेन। क्या होता है? देखो एक इधर से एक व्हीकल यहाँ से जा सकता है और दूसरा व्हीकल यहाँ से जा सकता है। तो एक तरफ से ऐसे 2 व्हीकल जा सकते हैं, ठीक है। उधर से एक व्हीकल इधर से आ सकता है और एक व्हीकल इधर से आ सकता है। तो मतलब 2 लेन इधर हो गई और 2 ही लेन इधर हो गई। तो टोटल कितनी हो गई? ये 4 लेन। तो ये हो जाएगा 2 + 2, मतलब 2 इधर से और 2 इधर से ऐसे करके आ सकते हैं। इसलिए ये बीच में लाइन सी बना रखी है, देख रहे हो ना आप, 1 2 3 और 4। तो टोटल कितना लेन हो गई? 4 लेन हाईवे हो जाएगा। ये है आपका 6 लेन हाईवे। कौन सा हाईवे? 6 लेन। देखो 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6। तो मतलब 3 + 3, तो ये कैसा हो जाएगा? 6 लेन हाईवे, ठीक है। तो ये लेन के बारे में बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के बारे में देखेंगे। दूसरा नॉर्थ साउथ, अब नाम से पता चल रहा है यार, ऊपर नॉर्थ में श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जो रोड आ रहा है इसको बोलते हैं नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ईस्ट में सिलचर आसाम से लेके वेस्ट में गुजरात पोरबंदर गुजरात तक जो रोड आ रहा है इसको बोलते हैं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ठीक है। तो इनके बारे में देख लो। नॉर्थ वेस्ट कॉरिडोर जो है, जो श्रीनगर से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक आ रहा है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तमिलनाडु, इसकी लंबाई है 4076 किलोमीटर। ईस्ट वेस्ट जो कॉरिडोर है जिसकी टोटल लेंथ है 3640 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ जो आ रहा है 3640 किलोमीटर है। ये सिलचर आसाम को कनेक्ट करता है पोरबंदर गुजरात। पोरबंदर आपको पता है एक टाउन सिटी है, ठीक है। स्टेट हाईवेज, दूसरे हाईवेज हमारे कौन से हैं? स्टेट हाईवेज है। पहली बात, स्टेट हाईवेज को मेंटेन करती हैं स्टेट गवर्नमेंट, इनको मेंटेन करती हैं। स्टेट हाईवे जो होते हैं, स्टेट कैपिटल, किसी भी स्टेट की जो कैपिटल है उसको ये कनेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कनेक्ट करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट टाउन से भी कनेक्ट करते हैं। ये जो रोड है ये नेशनल हाईवे से कनेक्टेड रहते हैं। अच्छा, इनका परसेंटेज देखें तो ये टोटल जो रोड लेंथ है उसका 4% होते हैं, जबकि नेशनल हाईवे कितना परसेंटेज होते हैं? 2%। स्टेट हाईवे कितने परसेंट हो गए? 4% हो जाएंगे, राइट। तीसरे हाईवे हैं आपके डिस्ट्रिक्ट रोड्स। डिस्ट्रिक्ट रोड्स की बात करें तो ये रोड जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को इंपॉर्टेंट रोड से कनेक्ट करते हैं डिस्ट्रिक्ट में, और इनका परसेंटेज बहुत ज़्यादा 14% है ना। नेशनल हाईवे का परसेंट 2%, स्टेट हाईवे का परसेंट 4% और डिस्ट्रिक्ट हाईवे का परसेंट कितना हो गया? आपका 14% हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक अच्छा मतलब खासा इनका अमाउंट है। अब अगले रोड हैं आपके रूरल रोड्स। रूरल रोड गाँव
में कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराते हैं, लिंक प्रोवाइड कराते हैं, गांव को शहरों से कनेक्ट करते हैं। इनका परसेंटेज सबसे ज़्यादा 80% जो रोड हैं टोटल वो कौन से हैं आपके रूरल रोड्स हैं, ठीक है। हालांकि इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती जितना हम समझ रहे हैं। एक और रोड्स होते हैं 5वें नंबर पर अदर रोड्स। अदर रोड्स में एक तो हम देखेंगे बॉर्डर रोड्स और दूसरे देखेंगे इंटरनेशनल हाईवेज। अब बॉर्डर रोड्स की बात करें, आपको पता है हमारा भारत देश की जो बाउंड्री है वो कई सारे देशों से लगती है। इधर साइड में आपका पाकिस्तान हो जाएगा, इधर चाइना हो जाएगा, फिर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो बॉर्डर एरिया में जो रोड्स होते हैं उनको बॉर्डर रोड्स बोलते हैं। इंटरनेशनल रोड्स का मतलब है दो देशों को कनेक्ट करने वाले रोड्स को हम क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल रोड्स। तो पहले बात करते हैं बॉर्डर रोड्स की। तो बॉर्डर रोड्स स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यार स्ट्रेटेजिकली का क्या मतलब है यार, आए समझते हैं भैया। ये वर्ड कभी भी आए तो ध्यान देना, स्ट्रेटेजिकली मतलब जैसे ये चाइना है इस जगह पे ना, अब चाइना से यार इंडिया की लड़ाई हो जाती है, तो ऐसे में अगर हमारे रोड बॉर्डर वाले अच्छे होंगे तो कितना ज़्यादा फ़ायदा रहता है। हम उस एरिया में फटाक से मतलब अपने मिलिट्री पर्सनल को भेज सकते हैं, फटाक से वहाँ पे मटेरियल की सप्लाई कर सकते हैं, वेपन्स की सप्लाई कर सकते हैं। तो मतलब ये हमारे सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, रणनीति की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बॉर्डर रोड्स। बॉर्डर रोड्स को बनाता कौन है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है BRO जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम बोलते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये बॉर्डर रोड्स को बनाता भी है और उनको मेंटेन भी करता है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है BRO के बारे में। अब हम जानते हैं कि BRO क्या है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। पहली बात, BRO को बनाया गया था मई 1960 में, मई 1960। पर्पज इसका यही था कि जो बॉर्डर एरियाज हैं उन जगहों पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, डिफेंस की प्रिपेयर्डनेस को मजबूत करना, ताकि जल्दी से जल्दी हम क्या कर सकें, वहाँ पे आ सकें और जा सकें। तो बॉर्डर रोड जो है किसी भी जगह पर जो बॉर्डर एरिया जो होते हैं ना, बॉर्डर एरियाज में इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं और डिफेंस में भी ये हमारी में मदद करते हैं, ठीक है। बॉर्डर एरिया में रोड बनाने वाली जो प्रीमियर एजेंसी है वो कौन सी है, हमारी BRO ही है, ठीक है। और इसका एक अचीवमेंट भी है, इसने एक रोड बनाया था जो बहुत ही ऊंचाई पर है, हाई अल्टीट्यूड माउंटेनियस टेरेन में, जो चंडीगढ़ को कनेक्ट करता है मनाली से और लेह से कनेक्ट करता है। चंडीगढ़ आपको पता है पंजाब हरियाणा कैपिटल है, मनाली हिमाचल प्रदेश में और लेह लद्दाख में। तो मतलब इन जगहों को ये कनेक्ट कर रहा है। कौन सा वाला रोड, चंडीगढ़ मनाली लेह वाला रोड, जो मीन सी लेवल से 4270 मीटर की हाइट पर है, ठीक है। BRO का एक और काम है, सर्दियों में जब विंटर सीजन में हिमालयन रीजन में रोड पर जब बर्फ़ जम जाती है ना, तो उसको भी ये स्नो क्लियरेंस करना भी एक इनकी जिम्मेदारी है। इंटरनेशनल हाईवेज। अब इंटरनेशनल हाईवे का वैसे यहाँ पे ज़्यादा दे नहीं रखा, मगर मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। IMT इंडिया म्यांमार थाईलैंड एक प्रपोज्ड हाईवे है जो मतलब 3 देशों को कनेक्ट करेगा, इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड, ठीक है। प्रपोज्ड है, अभी पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है, ठीक है। तो इंटरनेशनल हाईवे सिंपल सी बात है यार, ये इंटरनेशनल हाईवे वो होते हैं जो मतलब दो पड़ोसी देशों के बीच में रिलेशंस को मजबूत करने के पर्पज से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इंडिया भी कोशिश कर रहा है पड़ोसी देशों से, मतलब हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इनमें थोड़ी समस्याएं रहती हैं तो ये थोड़ा समय लेते हैं बनने में ना। एक स्कीम दे रखी है रोड से संबंधित जिसका नाम है भारत माला स्कीम। नाम से ही पता चल रहा है यार, पूरे भारत देश में एक माला पहना दो, है ना। अब माला किसकी है, वो माला है रोड्स की माला। पूरे भारत देश को मतलब रोड से कनेक्ट कर दो। अब यार कनेक्टिविटी कितनी इंपॉर्टेंट है ये आपको पता ही होगा, है ना। आप जहाँ पढ़ने जाते हैं, पढ़ने से आपका जहाँ स्कूल है और जहाँ घर है, अगर बीच में रोड अच्छे ना हो तो आप सोचो कितनी समस्या आती होगी। और रोड अच्छे हैं तो कितना फ़ायदा है कि जल्दी आ सकते हैं, जल्दी जा सकते हैं। आपके गाँव से, आपके शहर से दूसरा शहर, दूसरा गाँव जो है, अगर रोड से अच्छी तरह से कनेक्ट है तो आना जाना आसान रहता है। तो कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा काम की चीज़ होती है। तो भारत माला स्कीम, पहली बात तो ध्यान रखना, रोड ट्रांसपोर्ट के डेवलपमेंट से संबंधित है और एक अम्ब्रेला स्कीम है। इसके अंदर और भी छोटी छोटी स्कीम चल रही हैं और इसका प्रोग्राम का कंप्लीट होने का टारगेट रखा गया था 2022, ठीक है। क्या क्या इसके अंदर बात कही गई है। नंबर 1, डेवलपमेंट ऑफ स्टेट रोड्स अलोंग विद कोस्टल बॉर्डर एरियाज इंक्लूडिंग कनेक्टिविटी ऑफ नॉन मेजर पोर्ट्स। आपको पता है भारत में बहुत सारे मेजर पोर्ट्स हैं और बहुत सारे नॉन मेजर पोर्ट्स हैं, ठीक है, ये जो कोस्टल एरिया है। तो यहाँ पे पर्पज क्या है इसका, स्टेट रोड को कोस्टल एरिया से, बॉर्डर एरिया से कनेक्ट किया जाएगा और नॉन मेजर पोर्ट से भी कनेक्ट किया जाएगा। नॉन मेजर पोर्ट्स जो 185 से भी ज़्यादा हैं, लगभग 200 के समथिंग छोटे छोटे पोर्ट्स हैं। और मेजर पोर्ट्स कितने भारत में, 12 मेजर पोर्ट्स हैं, 12 है ना। बैकवर्ड एरियाज, रिलीजियस और टूरिस्ट प्लेसेस, इनको कनेक्ट किया जाएगा। सेतु भारतम परियोजना इसके अंदर चलाई जा रही है जिसमें लगभग 1500 मेजर ब्रिज बनाए जाएंगे, 200 रेल ओवर ब्रिज बनाए जाएंगे, ठीक है ना। ये भी एक प्रोग्राम है इसके अंदर। और लास्ट इसमें है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कनेक्टिविटी स्कीम, है ना। इसमें करीब 9, यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेना, यहाँ पे 9000 है ना, 9000 मतलब जो नए मतलब रोड बनाए जाएंगे, डिक्लेयर किए गए
न्यूली डिक्लेयर्ड नेशनल हाईवे हैं। और ये कब खत्म होगी स्कीम? 2022 में खत्म हो जाएगी। एक है अटल टनल। अटल टनल के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। अटल टनल में एक छोटा क्वेश्चन आपका बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अटल टनल दुनिया का हाईएस्ट टनल है, लॉन्गेस्ट हाईवे टनल, लॉन्गेस्ट दुनिया का सबसे लंबा टनल है। मतलब आप देखो तो कौन सा है? अटल टनल, जिसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर और इसको बनाया है BRO ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये टनल मनाली को लाहौल स्पीति से कनेक्ट करती है पूरी साल। पहले बड़ा डिफिकल्ट हुआ करता था, पहले मनाली से लाहौल स्पीति पूरी साल कनेक्ट नहीं रहता था, क्योंकि बीच में बर्फबारी हो जाती थी, तो बर्फ़ की वजह से 6 महीने तक यहाँ पे आवागमन क्या होता था? बंद होता था। तो किस किस को कनेक्ट कर रहा है? मनाली को लाहौल स्पीति, और दोनों ही जगह हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, पहले ये जो जगह है लाहौल स्पीति वैली, ये लगभग 6 महीने डिस्कनेक्ट रहती थी हैवी स्नोफॉल होने की वजह से, मगर अब अटल टनल बनने के बाद पूरी साल क्या रहती है? यहाँ पे कनेक्टिविटी रहती है। इस टनल को अल्ट्रा मॉडर्न स्पेसिफिकेशन के साथ बनाया गया है। एक माउंटेन रेंज है यहाँ पे, पीर पंजाल माउंटेन रेंज है, 3000 मीटर की ऊंचाई पर है मीन सी लेवल से। ठीक है, तो ये हो गई अटल टनल के बारे में जानकारी। यहाँ से आप देख सकते हो, ये अटल टनल में आप प्रवेश करोगे और चलते चले जाओ भाई साहब, है ना। अब हम बात करेंगे रेल ट्रांसपोर्ट के बारे में। रोड ट्रांसपोर्ट आपका फिनिश होता है। नाउ वी विल डिस्कस ओनली अबाउट रेल ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। इंडिया के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। तो पहली बात, यहाँ पे पूरी हिस्ट्री हम समझेंगे रेलवे की। तो इंडिया जो है, इंडियन रेलवे वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रेलवे है वर्ल्ड में, है ना। इंडिया हैज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रेलवे इन द वर्ल्ड में। मतलब एक अच्छी खासी हमारी मतलब पहचान है रेल की डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर, रेलवे के नेटवर्क को लेकर। भारत की जो रेलवे है इसमें आपको देखने को मिलेगा पैसेंजर भी जाते हैं, प्लस इसमें फ्राइट भी जाते हैं। फ्राइट मतलब माल, और पैसेंजर वाली गाड़ी को हम पैसेंजर गाड़ी बोलते हैं, माल ले जाने वाली गाड़ी को हम माल गाड़ी बोलते हैं। तो इंडियन रेलवे जो है आपकी फ्राइट भी ले जाती है और पैसेंजर्स को भी ले जाती है। फ्राइट का मतलब है, मैं फिर बता रहा हूँ, माल गाड़ी, बार बार ये वर्ड आएगा, माल। ठीक है, इंडियन रेलवे जो है इकोनॉमी में भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूट करती है। और महात्मा गांधी जी ने फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान इंडियन रेलवे के बारे में एक बात कही। क्या कही? कि इंडियन रेलवे ब्रॉट पीपल ऑफ डाइवर्स कल्चर्स टुगेदर टू कंट्रीब्यूट टू इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। भारतीय जो रेलवे है इसने अलग अलग कल्चर के लोगों को एक लाने का काम किया है। भारतीय जो मूवमेंट चल रहा है आज़ादी का, उसमें एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन इंडियन रेलवे का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। इंडिया में सबसे पहले रेलवे कब चली? तो 1853 में चली थी। और वर्ल्ड में सबसे पहले रेलवे कब चली थी? 1825 में चली थी। कमेंट करके बताओ वर्ल्ड में कौन कौन सी जगह पर पहली रेलवे चली थी, किस किस प्लेस को कनेक्ट करने के लिए चली थी, बताना कमेंट करके जरूर, है ना। तो भारत में सबसे पहले रेल चली थी 1853 में, और ये कनेक्ट करती है बॉम्बे को थाने से, और लगभग 3-4 मतलब 34 किलोमीटर की इसकी डिस्टेंस थी पहली रेलवे की। ठीक है, इंडियन रेलवे लार्जेस्ट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है इन द कंट्री, मतलब बहुत सारे लोगों को ये जॉब देती है, सरकारी मतलब कंपनी, आपको पता ही है। और इंडियन रेलवे का जो नेटवर्क है उसकी लेंथ दे रखी है 2019-20 के आधार पर 67,956 किलोमीटर। ठीक है, और इट्स वेरी लार्ज साइज पुट लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द सेंट्रलाइज्ड रेलवे मैनेजमेंट सिस्टम। दस इन इंडिया रेलवे सिस्टम हैज बीन डिवाइडेड इनटू 16 जोन। अब आपको पता है रेलवे जो है बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो एक जगह से इसको कंट्रोल करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए रेलवे ने अपने आप को 16 जोन्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब बात करते हैं रेलवे गेजेस इन इंडिया। अब गेज का मतलब क्या होता है? देखो ये पटरी दिख रही है ना आपको, ये पटरी दिख रही है ना। तो ये जो पटरी होती है ना, पटरी, ये पटरी ऐसे, ये पटरी हो गई, पटरी के बीच में कितनी डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं रेलवे गेज। ठीक है, यहाँ पे एक पटरी ये हो गई, एक पटरी ये हो गई, एक पटरी ये, एक पटरी ये, एक पटरी ये, एक पटरी ये, और एक पटरी ये, और एक पटरी ये। ठीक है, तो रेलवे गेज हैव बीन कैटेगराइज इनटू 3 कैटेगरीज, या 3 कैटेगरीज में इसको क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ विड्थ ऑफ ट्रैक ऑफ इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे के ट्रैक के बीच में कितनी विड्थ है उसके आधार पर इसको 3 भागों में। पहला है ब्रॉड गेज। तो ब्रॉड गेज क्या होता है? अगर मान लो आपकी पटरियों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 1.676 मीटर है, या एमएम में बात करें तो 1676 एमएम, तो उसको हम बोलते हैं ब्रॉड गेज। तुम तो मीटर में ही ध्यान रखना, ठीक है। और ये डेटा कोई काम का नहीं है, याद मत रखना, बस इतना आइडिया के लिए है बस, है ना। 2019-20 में ब्रॉड गेज वाला नेटवर्क था 63950। दूसरा है मीटर गेज। अगर 2 पटरियों के बीच में 1 मीटर की डिस्टेंस है तो उसको मीटर गेज बोलते हैं, और मीटर गेज वाली लाइन कितनी है, 2402 किलोमीटर। तीसरा है नैरो गेज। नैरो गेज में 2 वेरिएशन है। पहला है अगर मान लो पटरियों के बीच में या तो 0.762 मीटर डिस्टेंस हो सकती है या 0.610 डिस्टेंस हो सकती है 2 पटरियों के बीच में, तो ये नैरो गेज में आ जाएंगे दोनों के दोनों, ठीक है। और इनकी डिस्टेंस कितनी है, 1604 किलोमीटर डिस्टेंस है
डिस्टेंस की, मतलब इतने एरिया में इतनी लेंथ की रेलवे लाइन बिछी हुई है जो नैरो गेज के अंदर में आती है। और नैरो गेज जो है जनरली कहाँ पर ज़्यादा सूटेबल है, ये हिली एरियाज में, क्योंकि हिली एरियाज में पहाड़ को ज़्यादा बिड्थ में काटना बड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए वहाँ पे बहुत नैरो मतलब डिस्टेंस होती है दो रेलवे पटरियों के बीच में। ठीक है, तो ये रेलवे गेज हो गई इंडिया में। डेवलपमेंट ऑफ रेलवे इन इंडिया, इंडिया में रेलवे का विकास, तो भारत में रेलवे का विकास तो आपको बताइए अंग्रेजों ने किया था। और अंग्रेज क्यों कर रहे थे, हमारी खुशी के लिए नहीं कर रहे थे, उनको हमारी खुशी से कोई मतलब नहीं था, उनको मतलब था हमारे यहाँ पे रिसोर्सेज का एक्सप्लोटेशन करना, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को यहाँ से इंडिया से लूट के ले जाना, और लूटने के लिए ही रेलवे को लाया गया था भारत में, है ना। तो अराउंड अब ये इंडिया में रेलवे का डेवलपमेंट किसने किया, ब्रिटिशर्स ने किया। कहाँ पर किया, शुरू में देखो around areas around towns, raw material producing areas having plantations, areas of commercial crops, hill stations, cantonment towns, इन सबको अंग्रेजों ने रेलवे से अच्छी तरह से कनेक्ट कर दिया था, क्योंकि यहीं से ये लूट के सामान ले जाते थे। आज़ादी के बाद आपको देखने को मिलेगा हमने भारतीय रेलवे को वहाँ पहुँचाया जो वहाँ पे पहले नहीं थी, तो हमने इसको रिमोट एरियाज और बैकवर्ड एरियाज में भी पहुँचा दिया। आज भारत में जो रेलवे है वो नॉर्थ ईस्ट में भी आपको रेलवे हमने पहुँचा दी है, राइट। स्टेप्स टेकन टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस एंड आउटरीच ऑफ रेलवे, भारत सरकार ने रेलवे की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, उसकी पहुंच बढ़ाने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए, क्या क्या कदम उठाए, वो हम देखेंगे हम, है ना। पहली बात, इंडियन रेलवे हैज लॉन्च्ड एक्सटेंसिव प्रोग्राम टू कन्वर्ट मीटर गेज एंड नैरो गेज टू ब्रॉड गेज। पहला भारतीय सरकार ने क्या प्रोग्राम चलाया कि यार ये जो अलग अलग गेज वाला सिस्टम था ना, ये इसको खत्म करो, जैसे नैरो गेज, मीटर गेज, ब्रॉड गेज। तो सरकार कह रही है नैरो गेज, मीटर गेज, इन दोनों को कन्वर्ट कर दो किसमें, ब्रॉड गेज में। पहला मतलब ये, अब क्योंकि यार उसमें अलग अलग ट्रेन अलग अलग डिजाइन बनानी पड़ती है, डिब्बे अलग डिजाइन के बनाने पड़ेंगे, और लोकोमोटिव जो है, लोकोमोटिव मतलब जो ट्रेन का इंजन है वो अलग डिजाइन का बनाना पड़ेगा। तो सरकार ने पहला स्टेप यहाँ पे लिया है कि जो अलग अलग गेज वाला सिस्टम है ना, खत्म करो, एक ही गेज लेके आओ, यूनिवर्सल गेज। कैसी गेज, यूनिवर्सल गेज। सरकार ने एक प्रोजेक्ट भी चलाया था, प्रोजेक्ट यूनिवर्सल गेज, जिसका पर्पज यही था कि नैरो गेज और मीटर गेज को किस में कन्वर्ट कर दो, ब्रॉड गेज में कन्वर्ट कर दो। दूसरा, शुरू में आपको पता है स्टीम के इंजन चलते थे, फिर आपके डीजल के इंजन आए, और फिर आपके इलेक्ट्रिक इंजन आ गए। आज आप देखो ज़्यादातर गाड़ियाँ जो हैं, ट्रेन जो हैं, अब बिजली से चलती है, पर शुरू में आपको देखने को मिलेगा पहले स्टीम इंजन आए थे, फिर स्टीम इंजन को डीजल इंजन से रिप्लेस कर दिया, फिर इलेक्ट्रिक इंजन से रिप्लेस कर दिया। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो ट्रेन की जो हॉलेज कैपेसिटी है वो भी बढ़ती जा रही है। हॉलेज कैपेसिटी का मतलब उसकी माल ढोने की जो क्षमता है, माल ले जाने की जो क्षमता है, वो बढ़ती जा रही है। आज की जो रेल है वो पहले की रेल की तुलना में ज़्यादा सामान ले जा सकती हैं, ज़्यादा डिब्बों को ले जा सकती हैं। स्टीम इंजन से जैसे ही हमने रिप्लेस किया तो अब जो गाड़ियाँ जो हैं आपको देखने को मिलेगा पॉल्यूशन कम करती हैं। अब यार देखो कितना भयंकर पॉल्यूशन कर रही हैं। स्टीम इंजन में कोयले का इस्तेमाल होता था, है ना, स्टीम इंजन जो गाड़ियाँ चलती थी कोल का इस्तेमाल होता था, तो पॉल्यूशन बहुत होता था। मगर आज की डेट में इलेक्ट्रिक वाली जो ट्रेन चल रही हैं तो इनसे पॉल्यूशन कम होता है, तो अपना इन्वायरमेंट कंडीशन भी अच्छी हुई है। एक हमने डेवलपमेंट किया कोंकण रेलवे का। कोंकण रेलवे के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, फिलहाल समझ लो। कोंकण रेलवे का डेवलपमेंट 1998 में हुआ था, है ना, 1998 में कोंकण रेलवे का डेवलपमेंट हुआ था। बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारतीय रेलवे का। कोंकण रेलवे वेस्टर्न कोस्ट में चलती है। वेस्टर्न कोस्ट का मतलब क्या है, ये इंडिया हो गया, तो इधर वाला जो कोस्ट है इसको हम वेस्टर्न कोस्ट बोलते हैं। वेस्टर्न कोस्ट में चलती है और ये मुंबई और मंगलोर के बीच में डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कराती है कोंकण रेलवे। फिर आपको देखने को मिलेगा मेट्रो रेल की भी हमने शुरुआत कर दी। सबसे पहले मेट्रो रेल की शुरुआत आपको पता है कोलकाता में हुई थी और दिल्ली में भी कर दी, और आज की डेट में तो बहुत सारे शहरों में मेट्रो चल गई है। आपकी जयपुर में मेट्रो चल गई है, हैदराबाद में है मेट्रो चल गई है, लखनऊ में मेट्रो चल गई है ना। मल्टीपल सिटी जो है आज की डेट में मेट्रो रेल से कनेक्टेड है, जिससे अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत आसान हो गया है। रेलवे जो है आज भी आपको देखने को मिलेगा एक मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, मतलब लोगों को जो ले जाती है। और शहरों में तो यार इसका बहुत ज़्यादा यूटिलिटी है, बहुत ज़्यादा, है ना। हिली स्टेट में जो है रेलवे का लेस डेंस नेटवर्क देखने को मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट स्टेट, सेंट्रल इंडिया, राजस्थान, यहाँ पे ज़्यादा रेलवे का डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है। कोंकण रेलवे की स्पेशली अब चर्चा करेंगे। कोंकण रेलवे नाम से ही पता चल रहा है, कोंकण रेलवे जो है 1998 में इसका कंस्ट्रक्शन किया गया था। एक मेजर अचीवमेंट है हमारी भारतीय रेलवे का। इसकी टोटल लेंथ 760 किलोमीटर है। ये कनेक्ट करती है महाराष्ट्र में रोहा को मंगलोर इन कर्नाटक, इसमें कनेक्ट करती है। इंजीनियरिंग मार्बल माना जाता है इसको, शानदार एग्जाम्पल माना जाता है इंजीनियरिंग का। इंजीनियरिंग क्या होती है, इंजीनियरिंग क्या कर सकती है, वो हमें देखने को मिलेगा किससे, कोंकण रेलवे से। कैसे आप कह रहे हो ऐसा कि इंजीनियरिंग मार्बल है, क्योंकि ये जो रेलवे है 146 रिवर्स को क्रॉस करती है, छोटी छोटी स्ट्रीम्स को क्रॉस करती है, लगभग 2000 ब्रिजेज और 91 टनल्स को मतलब ये क्रॉस करती है, आपको देखने को मिलेगा। एशिया की जो लार्जेस्ट टनल है वो भी इसी रूट पर आती है, जो 6.5 किलोमीटर लॉन्ग है।
और ये जो रेलवे है कोंकण, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक 3 स्टेट इसमें जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा रोडवेज और रेलवेज कंप्लीट हुआ। अगले वाले लेक्चर में मैं आपको वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट और ऑयल एंड गैस ट्रांसपोर्ट भी एक वीडियो में करा दूंगा। तो लास्ट 2 वीडियो रहेंगे, उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो पढ़ते रहो मन लगाकर। और अब तक आपने लकी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब लकी एजुकेशन एंड बी द पार्ट ऑफ लकी एजुकेशन फैमिली। थैंक यू।